हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैड गेमर 619 हॉरर। आज की कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां रात होते ही मौत घूमने लगती है। एक ऐसा खौफनाक भेड़िया जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए, और यकीन मानो आज तक ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में उतर जाएगी। जंगल, खून, रहस्य, गायब होते लोग और वो लाल आंखें, सब कुछ इतना खतरनाक होने वाला है कि आप सोच भी नहीं पाओगे आगे क्या होगा। तो अगर हिम्मत है तो पूरी कहानी आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बैड बैड गेमर्स सेकंड हॉरर, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास बन जाता है। मेरा नाम विशाल है, मुझे घूमना फिरना बेहद पसंद है, खास तौर पर जंगलों में। भीड़-भाड़ वाली जगहों से ज़्यादा सुकून मुझे घने पेड़ों, मिट्टी की खुशबू और जंगल की खामोशी में मिलता है। अब तक मैं कई अलग-अलग जंगलों में घूम चुका हूँ, जहाँ मैंने सिर्फ सफ़र नहीं किया, बल्कि उन जगहों को महसूस किया है। मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने साल के जंगलों में कई रातें टेंट लगाकर बिताई है, उन्हें जहाँ रात होते ही जंगल की आवाज़ें एक अलग ही दुनिया बना देती हैं। रैंथमबोर नेशनल पार्क के सूखे और रहस्यमयी जंगलों में घूमते वक्त हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। संडरबांस नेशनल पार्क के दलदली और खतरनाक जंगलों में मैंने प्रकृति का सबसे अनोखा और डरावना रूप देखा है। और गिर नेशनल पार्क के जंगलों में, जहां शेरों की मौजूदगी हर पल महसूस होती है, जिस वहां की खामोशी भी कुछ कहती है। हर जगह मैंने टेंट लगाकर पूरी तरह नेचर के साथ रहकर वक्त बिताया है, जहां कोई शोर नहीं, बस हवा की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी दूर से आती किसी अनजान जानवर की आवाज़। मुझे ये सब सिर्फ घूमना नहीं लगता, ये एक एहसास है, एक अलग ही दुनिया है, जहाँ इंसान अकेला नहीं होता, फिर भी उसे हमेशा लगता है कि कोई उसके आसपास है। फिर मैंने एक बड़ा फैसला लिया। इस बार मैं भारत के जंगलों से आगे बढ़कर दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगल की ओर जाना चाहता था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। मैंने इसके बारे में कई किताबें पढ़ी थीं, अनगिनत कहानियाँ सुनी थीं, ऐसे जानवरों की जो आधिकारिक तौर पर मौजूद नहीं हैं। ऐसी आवाज़ों की जिनका कोई स्रोत नहीं मिलता, और उन लोगों की जो वहां गए लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। सच कहूं तो मैं इन सब बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी जिज्ञासा थी, एक खिंचाव, जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा हो। बस फिर क्या था, मैंने फ्लाइट ली और निकल पड़ा उस अनजाने सफर पर। लंबी यात्रा के बाद मैं मनाउस पहुंचा। ये वही शहर है जहां से अमेज़न के घने और खतरनाक जंगलों की शुरुआत होती है। शहर की हवा में ही एक अजीब सी नमी और बेचैनी थी, जैसे ये जगह पहले से ही कुछ छुपा रही हो। वहां पहुंचकर मैंने एक लोकल गाइड से बात की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैं जंगल के अंदर गहराई तक जाना चाहता हूं, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से कहा, अंदर जितना कम जाओ उतना बेहतर है। कुछ जगहें ऐसी है जहां इंसानों का जाना मना है। मैं हल्का सा हंस दिया। मुझे लगा वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन मैंने अपना टेंट, जरूरी सामान और कैमरा लिया, और अकेला ही निकल पड़ा उस घने जंगल की ओर। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से गायब होती गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, नमी और अजीब सी खामोशी थी। कुछ घंटों बाद मुझे एहसास हुआ, ये जंगल वैसा नहीं है जैसा मैंने पहले देखा है। यहाँ हर आवाज के पीछे कुछ छुपा हुआ है, और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। शाम होते होते मैंने एक खुली जगह देखकर अपना टेंट लगा लिया, लेकिन उस रात जो हुआ, वो मेरे अब तक के सारे अनुभवों से अलग था। मैं अपने टेंट के बाहर बैठा था। पास में रखा चिकन का मीट पकाने के लिए मैंने बोनफायर जलाई हुई थी। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं, और चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। कुछ देर के लिए सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे बस एक और शांत रात हो। तभी अचानक मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। पहले मुझे लगा कोई जानवर होगा, शायद जंगल की कोई सामान्य आवाज। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद बेचैनी बढ़ने लगी। मैं उठा और टेंट से थोड़ा बाहर आकर चारों तरफ देखने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था, पेड़ों के पीछे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी दूर जंगल के गहरे अंधेरे में मुझे दो आंखें दिखाई दी। लाल, बेहद लाल। ऐसा लग रहा था जैसे उन आंखों के अंदर से आग की लपटें निकल रही हों। वो आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं। उन्हें देखते ही मेरी रूह कांप गई। ऐसी आंखें मैंने आज तक कभी नहीं देखी थीं।
मैं कुछ पल के लिए वहीं जम सा गया, न बोल पाया, न हिल पाया। फिर मैंने घबराकर इधर-उधर देखा और जैसे ही दोबारा उसी जगह नज़र डाली, वो आँखें गायब हो चुकी थी। मेरे पूरे शरीर पर पसीना था, दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये मैंने क्या देख लिया? और वो था क्या? मुझे हल्का-हल्का चक्कर आने लगा। मेरा नाम पिंटू है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इस हिस्से में पिछले कई सालों से तैनात हूँ। सुबह-सुबह अचानक फ़ोन की तेज़ घंटी ने मेरी नींद तोड़ दी। मैं अभी ठीक से जागा भी नहीं था कि कॉल उठाते ही उधर से घबराई हुई आवाज़ आई। सर, अमेज़न जंगल में एक टूरिस्ट मिसिंग हो गया है। नाम है विशाल, आप तुरंत आ सकते हैं? कुछ सेकंड के लिए मैं चुप रहा। फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं आता हूँ। ऐसे कॉल मेरे लिए कोई नई बात नहीं थे। इस जंगल में लोग हर साल खो जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं और कुछ कभी नहीं मिलते। फ़ोन रखते ही मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। एक और मिसिंग केस, एक और इंसान जो शायद जंगल की गहराइयों में कहीं गायब हो चुका था। मैं जल्दी से उठा, फ्रेश हुआ और अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर की यूनिफ़ॉर्म पहन ली। फिर बिना वक्त गँवाए अपनी गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। लोग आखिर क्यों इतने अंदर तक चले जाते हैं? मैं खुद से ही बड़बड़ा रहा था। जब साफ-साफ वार्निंग साइन्स लगे होते हैं, जब गाइड्स बार-बार मना करते हैं, जब यहाँ के ट्राइब्स तक कहते हैं कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी लोग नहीं माने। गाड़ी कच्चे रास्तों पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। जंगल का इलाका धीरे-धीरे और घना होता जा रहा था। सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच से मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था, जहां से विशाल आखिरी बार देखा गया था, और अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ये केस बाकी केसों जैसा नहीं है, क्योंकि इस बार जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश था, जैसे वो खुद कुछ छुपा रहा हो। मैं उस जगह पर पहुंचा जहां विशाल का टेंट लगा हुआ था। चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब कुछ बिखरा पड़ा था। टेंट आधा खुला हुआ, पास में पड़ा चिकन का मीट जो आधा कच्चा ही रह गया था, उसका कैमरा जमीन पर गिरा हुआ, कपड़े, जूते, सब कुछ वहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक बिना किसी तैयारी के कहीं चला गया हो, या उसे जाने पर मजबूर किया गया हो। मैं नीचे झुककर हर चीज ध्यान से देखने लगा। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ यहाँ हुआ है पर दिख नहीं रहा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और असली चौंकाने वाली चीज तब सामने आई। जमीन पर मिट्टी में गहरे धंसे हुए पैरों के निशान। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। ये निशान इंसानों जैसे नहीं थे, बहुत बड़े, असामान्य रूप से बड़े। मैं घुटनों के बल बैठा, हाथ से उनका साइज नापने लगा। इतने बड़े निशान, ये किसके हो सकते हैं? कुछ सेकंड के लिए मैं सोच में पड़ गया। ये किसी जानवर के हैं या कुछ और? तभी मेरे साथ आए 2-3 जूनियर भी पास आ गए। मैंने तुरंत उन्हें आदेश दिया, आसपास पूरा एरिया चेक करो और इन निशानों की फोटो लो। अगर कोई भी सबूत मिले, फौरन मुझे बताओ। वो लोग अलग-अलग दिशाओं में फैल गए। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मजाक के लहजे में बोला, क्या लगता है, भालू है या भेड़िया? वैसे इतने बड़े पैरों वाले इंसान तो नहीं होते। मेरे जूनियर हल्का सा हंस पड़े, लेकिन वो हंसी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि मैं खुद समझ चुका था ये निशान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मेरा चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। मैंने गहरी आवाज में कहा, मजाक छोड़ो, हर एक चीज ध्यान से चेक करो। कुछ भी छोटा लगे उसे भी नजरअंदाज मत करना। ये केस साधारण नहीं है। जंगल के अंदर हवा और भी भारी लगने लगी थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी और वो पैरों के निशान जंगल के और भी गहरे हिस्से की तरफ जा रहे थे, ऐसे हिस्से में जहां आमतौर पर कोई जाता ही नहीं। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे से कहा, चलो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। अंदर कहीं मुझे महसूस हो रहा था, हम सिर्फ एक गुमशुदा इंसान को नहीं ढूंढ रहे, हम किसी और चीज के करीब जा रहे हैं। मैं पिंटू ने गहरी सांस ली और अपने सभी जूनियर्स की तरफ देखा। चलो, हम और अंदर तक जाएंगे। इन पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं, आखिर पता तो चले ये किसी जानवर के हैं या कुछ और। मैंने उनमें से एक को विशाल के कपड़े और फोटो इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन भेजने को कहा। वहां भी सर्च शुरू हो जाएगी, थोड़ी मदद मिल जाएगी। सबने सिर हिलाया और हम धीरे धीरे जंगल के और गहरे हिस्से में बढ़ने लगे। जंगल अब पहले से ज्यादा घना हो चुका था। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी।
हवा भारी थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजानी सीमा को पार कर रहे हों। मैंने चलते-चलते कहा, "ध्यान रखना, अंधेरा होने से पहले वापस लौटना है।" तभी मेरे पीछे चल रहा एक जूनियर धीरे से बोला, "सर, आपको कुछ पता है इस जंगल के बारे में?" मैंने बिना पीछे देखे जवाब दिया, "क्या?" वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, "सर, मैंने अपने माँ-बाप से सुना है इस जंगल में एक गपेडिया रहता है।" मैं हल्का सा हँसा, "गपेडिया? ये क्या होता है?" उसने धीमी आवाज़ में कहा, "वो बगिया जैसा होता है, लेकिन असली भेड़िया नहीं। कहते हैं उसके अंदर कोई आत्मा है या शैतान, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मेरे माँ-बाप को उनके माँ-बाप ने ये बातें बताई थी।" मैं रुक गया, धीरे से मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, "2006 चल रहा है और तुम आज भी भूत-प्रेत, पिशाच, आत्मा जैसी बातें कर रहे हो?" मेरी आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। "ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियाँ हैं। हम यहाँ एक मिसिंग टूरिस्ट को ढूँढने आए हैं, नाम है विशाल। ये हमारी ड्यूटी है और हमें ये पूरी करनी ही पड़ेगी।" वो चुप हो गया, बाकी सब भी खामोश हो गए। मैंने हाथ से इशारा किया, "चलो जल्दी-जल्दी चेक करो। हर जगह ध्यान से छान मारो। और हाँ, पुलिस स्टेशन पर कॉल करके बता देना कि एक नया मिसिंग केस आया है, बैकअप तैयार रखें।" हम फिर से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब जंगल की खामोशी पहले से ज़्यादा भारी लग रही थी। हर पत्ता हिलने की आवाज़, हर टहनी टूटने की आवाज़ असामान्य लग रही थी और वो पैरों के निशान अब और भी गहरे और भी बड़े होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम जिस चीज़ का पीछा कर रहे हैं, वो भी जानती है कि हम उसके पीछे आ रहे हैं। मैं पिंटू ने तुरंत फैसला लिया, "सब लोग ध्यान से सुनो, तुम सब अलग-अलग दिशाओं में फैल जाओ, हर जगह चेक करो, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा दूर मत जाना। अगर विशाल नहीं मिला तो यहीं वापस मिलेंगे। मैं नहीं चाहता कि हम किसी एक को ढूँढते-ढूँढते खुद ही गुम हो जाएँ।" सबने हाँ में सिर हिलाया और हम अलग-अलग दिशाओं में बौट गए। जंगल अब और भी खामोश हो गया था। सिर्फ मेरे कदमों के नीचे सूखी टहनियों के टूटने की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और कुछ दूरी पर फिर वही पैरों के निशान दिखाई दिए। उतने ही बड़े, उतने ही गहरे, जैसे किसी भारी चीज़ ने ज़मीन को कुचल दिया हो। मैं झुककर उन्हें ध्यान से देखने ही वाला कि अचानक, "सर! यहाँ भी निशान है!" एक जूनियर की आवाज़ गूंजी। उसके तुरंत बाद दूसरी दिशा से, "सर! इधर भी पेड़ों के पास।" और फिर तीसरी आवाज़, "सर! यहाँ भी वही निशान।" मेरी भौहें सिकुड़ गई। हम सब वापस एक जगह इकट्ठा हुए। तीनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, "मैंने भी ये निशान देखे हैं, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग इन सब की फोटो ले लो, हम सुबह फिर वापस आएंगे।" मेरी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर कहीं बेचैनी बढ़ रही थी। तभी के कुछ सुनाई दिया, एक अजीब सी आवाज़, धीमी, खुरदरी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। मैं ठिठ गया। "तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है?" मैंने धीरे से पूछा। मेरे एक जूनियर ने कांपती आवाज में कहा, "सर, ये आवाज नॉर्मल नहीं है। मेरी रूह कांप रही है।" अब सबकी नजरें चारों तरफ घूमने लगीं। अंधेरा गहराने लगा था और जंगल की हवा ठंडी होती जा रही थी। मैंने तुरंत फैसला लिया, बस अब यहीं रुकते हैं। अभी के लिए वापस चलते हैं। सुबह फिर आएंगे, तब सब कुछ साफ-साफ देखेंगे। मेरे जूनियर्स पहले से ही डरे हुए थे। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली। मैंने उन्हें थोड़ा हिम्मत देते हुए कहा, "डरो मत, हम सब साथ हैं। सुबह आएँगे और सब पता लगा लेंगे।" हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी पीछे घने अंधेरे में दोबारा वही लाल आँखें चमकीं। इस बार पहले से ज़्यादा पास। मैं पिंटू जैसे ही मुड़ा, मेरी सांस अटक गई। अंधेरे के बीच वो आँखें अब साफ दिख रही थीं। लाल, इतनी लाल कि जैसे उनमें से आग बह रही हो। ज्वाला सी लपटें जो हर सेकंड और तेज़ होती जा रही थीं। मैंने घबराकर अपने जूनियर से कहा, "तुम सब ये देख रहे हो ना? या सिर्फ मुझे ही दिख रहा है ये?" कुछ पल कोई जवाब नहीं आया। सबके चेहरे सख्त हो चुके थे, आंखें उसी दिशा में जमी हुई और होंठ ऐसे बंद जैसे आवाज़ निकलना ही भूल गए हों। "अरे कुछ बोलो तो सही!" मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। तभी एक जूनियर ने काँपते हुए कहा, "सर वो भेड़िया नहीं है, ये कुछ और ही है।" मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, "डरो मत, धीरे-धीरे पीछे हटो, कोई भी भागेगा नहीं, वो वहीं खड़ा है।" तभी दूसरा जूनियर लगभग रोते हुए बोला, "सर, ये शैतान है, आत्मा है, पिशाच है, इससे भी कुछ ज़्यादा खतरनाक। आप खुद देखिए, उसकी आँखों से आग निकल रही है, डर कैसे न लगे?" अब वो चीज़ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी।
हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। सूखे पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे और हवा अचानक ठंडी हो गई। मैंने दबे हुए डर के साथ कहा, बस धीरे धीरे पीछे हटो, जंगल से बाहर निकलते हैं, फिर सोचेंगे। लेकिन अंदर कहीं मुझे भी समझ आ चुका था, अगर उसने हमला किया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हम सब एक एक कदम पीछे हटते गए और वो चीज बस हमें देखती रही। उसकी आंखें एक पल के लिए भी हमसे हटी नहीं। आखिरकार हम जंगल के किनारे तक पहुंच गए। भागते हुए अपनी ऑफिस की गाड़ी में बैठे। जल्दी गाड़ी भगाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जाने क्यों मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अंधेरे के बीच उसका पूरा चेहरा अब दिखाई दे रहा था। वो इंसान से 2-3 गुना बड़ा था। चेहरा आधा जानवर, आधा कुछ। आँखें अब भी जल रही थीं, जैसे अंदर कोई आग कैद हो। उसके दाँत लंबे नुकीले, जिन पर ताज़ा खून लगा हुआ था, जैसे उसने अभी-अभी किसी को फाड़ा हो। उसके हाथ, नहीं, इतने बड़े कि एक झटके में इंसान को चीर दें। उन पर लगे नाखून खून से सने हुए, और हर हरकत में एक ऐसी ताकत जिसे देखकर ही शरीर सुन्न हो जाए। उसका पूरा शरीर खून, मिट्टी और किसी अजीब काले तरल से ढका हुआ था। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जिसमें भूख थी, गुस्सा था और कुछ पहचानने जैसा एहसास भी। मेरे दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई, जैसे वो हमें नहीं नहीं मुझे पहचान रहा हो। गाड़ी जंगल से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन वो नज़ारा अब भी मेरी आंखों के सामने था। हम सीधे ऑफिस पहुंचे। किसी ने रास्ते में एक शब्द तक नहीं बोला। सबके चेहरों पर सिर्फ एक ही सवाल था, वो क्या था, और अंदर कहीं मुझे लग रहा था ये सिर्फ शुरुआत है। आह, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था, लेकिन दिमाग कहीं और ही अटका हुआ था। वो आंखें, वो चेहरा, वो मुस्कान। तभी मेरे जूनियर ने आवाज दी, सर किस ख्याल में खो गए हो? आपने देखा था ना, वो क्या था? मैं एकदम चौंक कर हकीकत में लौटा। चेहरे पर सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोला, अरे कुछ नहीं था, कोई जंगली जानवर रहा होगा, अंधेरे में साफ नहीं दिखा, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। मेरे अपने शब्द मुझे ही खोखले लग रहे थे। एक जूनियर तुरंत बोला, सर आप खुद भी तो घबरा गए थे, फिर क्यों छुपा रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर नजरें हटा ली। अंदर से मैं भी डर चुका था, लेकिन एक अफसर होने के नाते डर दिखा नहीं सकता था। मैंने सख्त आवाज में कहा, बस करो, सब अपने अपने घर जाओ, आराम करो, सुबह मिलते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। सब चुपचाप चले गए। ऑफिस में अब सिर्फ मैं था और मेरी सोच। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा उसी पल को बार बार याद कर रहा था। वो हमें मार सकता था, हाँ, वो आसानी से हम चारों को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैंने खुद से धीरे से कहा, अगर वो जानवर था तो हमला क्यों नहीं किया, और अगर वो कुछ और था तो हमें जाने क्यों दिया? मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने खुद को याद दिलाया, उसकी वो भयानक मुस्कान, जैसे वो हमें देखकर खुश हो, या जैसे वो मुझे पहचान रहा हो। मैंने धीरे से फुसफुसाया, क्या वो हमें छोड़ रहा था या सिर्फ खेल रहा था? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद मैं उठा, गाड़ी में बैठा और घर चला गया। सब कुछ ऐसे मशीन की तरह किया, ठंडा पानी, खाना, बिस्तर। लेकिन नींद, नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं छत को घूरते हुए बस यही सोच रहा था, उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ा? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था, और कब, सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, मुझे खुद पता नहीं चला। अचानक ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, मोबाइल की तेज घंटी ने मेरी नींद तोड़ दी। फोन लगातार बज रहा था। मैंने नींद में ही फोन उठाया। हेलो, पिंटू बोल रहा हूँ। उधर से घबराई हुई आवाज आई, सर आप तुरंत जंगल में आ जाए। मैं एकदम उठकर बैठ गया। क्या हुआ? लेकिन उधर से बस इतना ही सुनाई दिया, सर आप बस जल्दी आ जाइए। और फोन कट गया। मैं कुछ सेकंड फोन को देखता रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ऐसा क्या हो गया? मैंने बिना समय गंवाए कपड़े पहने, न नाश्ता न कुछ और, सीधे अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर की वर्दी पहनी और गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर वही बेचैनी वापस लौट आई थी। जंगल के पास पहुंचते पहुंचते मुझे साफ महसूस होने लगा, आज कुछ और होने वाला है। कुछ ऐसा जो कल से भी ज्यादा खतरनाक है। आज कुछ और होने वाला है। जैसे ही मैं जंगल के किनारे पहुंचा, मेरा एक जूनियर भागता हुआ मेरे पास आया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। सर, आप अंदर चलिए, आपको कुछ दिखाना है, मैंने हल्की झुंझलाहट में कहा। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह नहाकर सीधे यहाँ आ गया हूँ,
कुछ खाया भी नहीं है। पहले कुछ दिखाओ, फिर कुछ खा लूँ। वो तुरंत दूसरे को आवाज़ देता है, सर के लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, सर, आप बस मेरे साथ चलिए। मैं उसके पीछे-पीछे चलने लगा। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे-धीरे हम जंगल के उस हिस्से में पहुँचने लगे, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। पेड़ और घने, रोशनी और कम, और हवा में एक अजीब-सी सड़ी हुई गंध घुली हुई थी। मैंने चलते-चलते कहा, "अरे! कितना अंदर लेकर जा रहे हो? अब बताओगे भी कि बात क्या है?" लेकिन वो चुप, बस एक ही बात, "सर, बस थोड़ा और 1 घंटा।" फिर दूसरा, और मुझे गुस्सा आने लगा। 2-3 घंटे हो गए, आखिर ले कहाँ जा रहे हो? वो बिना रुके बोला, "सर, बस।" पहुँच गए, और फिर वो रुक गया। सर, देखिए, मैंने आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चारों तरफ मरे हुए जानवर पड़े थे, लेकिन सिर्फ़ मरे हुए नहीं, चीथड़ों में फटे हुए। किसी की आँखें गायब, किसी का धड़ अलग, किसी के पैर उखड़े हुए, मांस के टुकड़े, खून की गंध और मक्खियों की भिन-भिना। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने कत्लेआम किया हो। मैं कुछ सेकंड के लिए बोल ही नहीं पाया। ये सब किसने किया होगा? मेरे मुँह से धीरे से निकला। मेरे जूनियर ने कहा, "सर, मैं ये दिखाने के लिए नहीं लाया था।" उसने उँगली से आगे इशारा किया। "उसके आगे देखिए।" मैंने काँपते हुए सिर उठाया और जो मैंने देखा, मेरी साँस रुक गई। सामने घने पेड़ों के बीच एक विशाल, अंधेरी गुफ़ा थी। इतनी बड़ी कि उसके अंदर पूरा ट्रक समा जाए। और सबसे डरावनी बात, उस गुफ़ा के मुहाने के पास ही ये सारे जानवर मरे पड़े थे, जैसे कोई उन्हें यहाँ खींच कर लाया हो। मेरे दिमाग में अचानक रात का वो दृश्य कौंध गया, वो लाल आँखें, वो जलती हुई नज़र, वो डरावना चेहरा। मैंने धीरे से कहा, "वो वही था।" मेरा जूनियर तुरंत बोला, "सर, आपने देखा था क्या?" मैंने सिर झुकाकर कहा, "हाँ, मैंने सिर्फ़ आँखें नहीं देखीं, मैंने उसका चेहरा भी देखा था।" मेरी आवाज़ खुद काँप रही थी। इतना बड़ा, इतना खतरनाक, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। मैं वहीं बैठ कर चारों तरफ फैली लाशें, ताज़ा खून और गुफ़ा के अंदर से आती ठंडी गहरी हवा, सब कुछ एक ही बात कह रहा था, ये शिकार अभी-अभी हुआ है, यानी वो अभी भी यहीं कहीं है। अचानक गुफ़ा के अंदर से कुछ हिला, एक हल्की-सी आवाज़ जैसे कोई अंदर साँस ले रहा हो। मैंने धीरे से अपने जूनियर से कहा, "सुन रहे हो?" गुफ़ा के अंदर कोई बहुत तेज़ साँस ले रहा है। वो आवाज़ साफ़ थी, भारी, गहरी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव अंदर बैठा हो और हर साँस के साथ पूरी गुफ़ा हिल रही हो। हमने एक-दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले गुफ़ा के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही हम अंदर गए, दिन का उजाला पीछे छूट गया। अंदर ऐसा अंधेरा था जैसे रात भी यहाँ आने से डरती हो। मेरी टॉर्च की रोशनी बस कुछ फ़ीट आगे तक जा रही थी और उसके आगे सिर्फ़ काला खालीपन। जैसे-जैसे हम अंदर बढ़ते गए, वो साँस लेने की आवाज़ और तेज़ होती गई। हर साँस भारी, भारी, थकी हुई, लेकिन ज़िंदा। और फिर जो हमने देखा, हम दोनों के पैरों से जैसे जान निकल गई। गुफ़ा के अंदर चारों तरफ जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन बाहर से भी ज़्यादा भयानक हालत में। लायन, लेपर्ड, एलिफेंट सब एक ही जगह मरे हुए। लेकिन सिर्फ मरे नहीं, तोड़-फोड़ कर फेंके गए। किसी की गर्दन आधी उखड़ी हुई, किसी का पेट फाड़ा हुआ, किसी की हड्डियाँ बाहर निकली हुई, जैसे किसी ने गुस्से में या भूख में उन्हें बेरहमी से नोच डाला हो। मेरे जूनियर के मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और तभी वो आवाज़ और पास से आई। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, एक शेर अभी-कभी सी, लेकिन उसकी हालत, वो ज़मीन पर गिरा हुआ था, पूरा शरीर काँप रहा था, आँखों में डर इतना गहरा कि जैसे उसने मौत को सामने देख लिया हो। वो तेज़-तेज़ साँस ले रहा था, यही वो आवाज़ थी। मैंने अपने जीवन में कभी किसी शेर को इस तरह डरा हुआ नहीं देखा। जंगल का राजा आज शिकार बन चुका था। मेरे जूनियर ने काँपती आवाज़ में कहा, "सर, ये सब किसने किया होगा?" मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं। तभी एक और चीज़ ने हमारा ध्यान खींचा, गंध। इतनी भयानक, इतनी सड़ी हुई कि साँस लेना मुश्किल हो गया। जैसे सड़ता हुआ मांस, खून और कुछ अजीब सड़ा हुआ तरल, सब मिलकर एक ज़हरीली हवा बना रहे थे। मेरे फेफड़ों में जलन होने लगी, गला सूख गया और अचानक मैं और मेरा जूनियर दोनों वहीं झुककर उल्टी करने लगे। नाक से पानी, आँखों से आँसू। पूरा शरीर जैसे उस बदबू से लड़ रहा था। मेरे जूनियर ने हाँफते हुए कहा, "सर, जानवरों के साथ इतना गंदा सलूक कौन कर सकता है?" मैंने काँपते हुए गुफ़ा की ओर अंदर देखा और धीरे से कहा, "जो भी है वो सिर्फ़ मारता नहीं।" मैंने गहरी साँस ली। "वो खेलता है और डराता है। पहले पहले शिकार को तोड़ता है, फिर ख़त्म करता है।
तभी अचानक गुफा के बिल्कुल अंदर से एक भारी चीज हिली। पत्थर घिसने की आवाज और फिर दो लाल आंखें अंधेरे में फिर से जल उठीं। अंधेरे में फिर से जल उठीं। मैं कुछ सेकंड तक उसी दिशा में घूरता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर मैंने खुद को झटका। नहीं, ये मेरा भ्रम है। मैंने अपने जूनियर से कहा, वहां देखो, कुछ दिख रहा है क्या? वो ध्यान से देखने लगा, फिर बोला, सर, वहां कुछ भी नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। मेरा ही दिमाग मेरे साथ खेल रहा था। कल रात जो मैंने देखा था वही डर अब अंदर जड़ पकड़ चुका था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, तुम आगे जाकर चेक करो। वो तुरंत पीछे हट गया। सर, आप मुझे मरवाना चाहते हो क्या? अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, अरे कुछ नहीं होगा, अभी दिन है, रात नहीं है, जाओ, देखो क्या है। वो हिचकिचाया, फिर धीमे से बोला, सर, ड्यूटी जरूरी है, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम आगे जाते ही अचानक वो जोर से चिल्लाया, सर, यहां आइए जल्दी। मैं बिना सोचे दौड़ पड़ा, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मेरी नजर सामने पड़ी और मैं जम गया। हमारे सामने एक विशाल दरवाजा था, इतना बड़ा कि उसमें से आराम से एक एलिफेंट भी निकल जाए। वो पत्थर का बना था, पुराना लेकिन अजीब तरह से मजबूत। उस पर अजीब अजीब निशान और आकृतियां उकेरी हुई थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, और जो देखा, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे पर उकेरी हुई थी एक भेड़िया जैसी आकृति, एक वैम्पायर जैसा चेहरा, एक आदमी, एक छोटी लड़की और एक लड़का, और उनके आसपास कुछ प्राचीन चिन्ह, जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो। कुछ आकृतियां इतनी विकृत थीं कि समझना मुश्किल था वो इंसान है या कुछ और। दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ा सींगों वाला चेहरा उकेरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम दोनों को घूर रहा हो। मेरे जूनियर ने डरते हुए कहा, सर, ये सब नॉर्मल नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत खतरनाक। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अंदर से मैं भी टूट चुका था। डर, शक और वो कल रात की मुस्कान सब एक साथ दिमाग में घूम रहे थे। मैं उस दरवाजे को देखता रहा और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये दरवाजा खुल गया, मैंने धीरे से सोचा, और जो कुछ भी इन निशानों में दिख रहा है, अगर वो सब जिंदा हो गया, मेरे हाथ कांपने लगे, तो दुनिया का क्या होगा? तभी, सर, आप सुन रहे हो? मेरे जूनियर की जोरदार आवाज ने मुझे झटका दिया। मैं घबराकर बोला, हाँ हाँ, चिल्लाओ मत, सुनाई दे रहा है, मैं बस सोच रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, चलो यहां से निकलते हैं, पहले ऑफिस चलते हैं। मैंने गंभीर आवाज में आगे कहा, उस टूरिस्ट का नाम क्या था? सर, विशाल। हाँ, वही, उसकी पूरी डिटेल निकालो, कहाँ से आया, क्या करता था, किससे मिला, यहाँ क्यों आया? मैंने गहरी नजर से उस दरवाजे को आखिरी बार देखा। मुझे लग रहा है ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। मेरी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। कहीं ऐसा न हो कि एक आदमी को ढूंढते ढूंढते हम पूरी दुनिया को खतरे में डाल दें। हम दोनों धीरे धीरे पीछे हटे और उस गुफा से बाहर निकल गए, लेकिन जाते जाते भी ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा हमें जाते हुए देख रहा हो। वो दरवाजा हमें जाते हुए देख रहा हो। हम धीरे धीरे उस गुफा से बाहर निकले, लेकिन बाहर आने के बाद भी मेरे कदम भारी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के अंदर जो कुछ था, उसकी नजर अब भी हमारी पीठ पर टिकी हुई है। जंगल की हवा अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। हर पत्ता, हर पेड़, हर परछाई मुझे अजीब लग रही थी। हम कुछ दूर ही पहुंचे थे कि मेरा दूसरा जूनियर भागता हुआ आया। उसके हाथ में नाश्ते का बैग और पानी की बोतल थी। सर, आपका नाश्ता। तभी मुझे याद आया, सुबह से मैंने कुछ खाया पिया ही नहीं था। लगभग 3 घंटे से हम उस जंगल के अंदर भटक रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे पानी की बोतल ली, ढक्कन खोला और सीधे मुंह पर पानी डाला। ठंडा पानी चेहरे से बहते ही थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे मैं किसी बुरे सपने से बाहर आ रहा हूं। मेरे हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने लंबी सांस ली, फिर बोला, लाओ, कुछ खा लेते हैं। सुबह बिना कुछ खाए सीधे निकल आया था। हम पास पड़े एक बड़े पत्थर पर बैठ गए, लेकिन अजीब बात यह थी, नाश्ते की खुशबू भी उस गुफा की सड़ी हुई बदबू को मेरे दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। मैं जैसे ही खाने का पहला निवाला मुंह में डालने लगा, मेरे सामने फिर वही दृश्य चमक गया। मरे हुए जानवर, खून से भरे पंजे और वो जलती हुई लाल आंखें। मेरा हाथ अचानक रुक गया। मेरे जूनियर ने धीरे से पूछा, सर, आप ठीक तो हो? मैंने तुरंत खुद को संभाला। हाँ, ठीक हूं, लेकिन सच तो यह था, मैं बिल्कुल ठीक नहीं था।
मेरे अंदर कहीं न कहीं डर अब घर कर चुका था। मैंने अपने जूनियर्स की तरफ देखा और कहा, "सुनो, अभी जो कुछ हमने देखा उसके बारे में बाहर किसी से कुछ मत कहना। ना गुफ़ा, ना दरवाज़ा, ना वो निशान।" एक जूनियर तुरंत बोला, "लेकिन सर, अगर ये सब सच में खतरनाक हुआ तो?" मैंने उसकी बात काट दी। "पहले हमें खुद समझना होगा कि ये सब है क्या? अभी अगर ये बात बाहर गई, तो पूरा इलाका दहशत में आ जाएगा।" कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। दूर जंगल के अंदर से फिर किसी जानवर की अजीब-सी आवाज़ सुनाई दी और अनजाने में हम सबकी नज़र एक साथ उसी दिशा में चली गई। मैंने तुरंत नज़रें हटाईं और गंभीर आवाज़ में कहा, "चलो, ऑफ़िस चलते हैं, वहाँ पहुँचकर विशाल की पूरी फ़ाइल निकालते हैं। मुझे अब उसके बारे में सब कुछ जानना है।" मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस जंगल की तरफ देखा। घने पेड़ों के पीछे वो गुफ़ा अब दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जाने क्यों मुझे अब भी ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा है। जैसे कोई हमें दूर से देख रहा है। मैं अभी जंगल की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर पुलिस स्टेशन का नंबर फ्लैश हो रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठाई। "हेलो, पिंटू बोल रहा हूँ।" उधर से भारी और शांत आवाज़ आई, "मैं मोहित सिंघानिया बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से। आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो मिसिंग पर्सन की शिकायत आई थी, उसी के बारे में बात करनी थी।" मैं थोड़ा सीधा होकर खड़ा हो गया। "हाँ सर, बताइए।" उन्होंने कहा, "उस लड़के की डिटेल वाली फाइल मैं आपके ऑफिस भिजवा देता हूँ। आप एक बार ठीक से चेक कर लेना। वो कहाँ से आया, क्या करता था, किससे मिला था, सब कुछ।" मैंने धीमे से कहा, "ठीक है सर।" मोहित सिंघानिया कुछ सेकंड चुप रहे। फिर बोले, "और हाँ, अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो इंडिया से आया था। नाम विशाल। कई जंगलों में घूम चुका है, ट्रैकिंग और एडवेंचर का शौक था।" मैं ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, "उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। अब तक तो साफ-सुथरा बैकग्राउंड लग रहा है। नॉर्मल लड़का, अच्छा इंसान।" मेरे दिमाग में तुरंत विशाल का टेंट, वो कैमरा और वो लाल आंखें घूम गई। मैंने धीरे से पूछा, "और कुछ पता चला क्या?" मोहित सिंघानिया बोले, "अभी पूरी डिटेल आनी बाकी है। उसका ट्रैवल रिकॉर्ड, फ़ोन डेटा, ईमेल सब निकलवाया जा रहा है। अगर कुछ और मिला, तो तुरंत आपको बता दिया जाएगा।" फिर उनकी आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई। "और अगर आपको हमारी मदद चाहिए, तो बिना सोचे बताइए। हमारी टीम तुरंत उपलब्ध हो जाएगी।" मैं कुछ सेकंड चुप रहा, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि जो हमने देखा वो पुलिस को बताऊँ भी या नहीं। अगर मैं कहूँ कि जंगल में कोई विशालकाय खूनी जानवर है, तो शायद वो इसे मज़ाक समझेंगे। और अगर मैं सच-सच बता दूँ कि हमने एक ऐसी चीज़ देखी, जिसकी आँखों से आग निकल रही थी, तो शायद वो मुझे ही पागल समझ लें। मैंने खुद को सँभालते हुए कहा, "ठीक है सर, अभी हम भी जाँच कर रहे हैं। कुछ पक्का मिलेगा तो आपको अपडेट दूँगा। ऑफ़िसर पिंटू।" इतना कहकर मोहित सिंघानिया ने कॉल काट दिया। फ़ोन करते ही कुछ पल के लिए पूरी जगह शांत हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक नई बात घूम रही थी। विशाल, आखिर यहाँ क्यों आया था? सिर्फ़ जंगल घूमने? या उसे पहले से पता था कि इस जंगल के अंदर कुछ छुपा हुआ है? मैंने धीरे से अपने जूनियर से कहा, "जल्दी ऑफ़िस चलते हैं, मुझे विशाल की पूरी फ़ाइल अभी देखनी है।" और अंदर कहीं मुझे महसूस हो रहा था, इस कहानी की असली शुरुआत अब होने वाली है। ये असली शुरुआत अब होने वाली है। मेरा नाम मोहित सिंघानिया है। मैं इस पूरे इलाके के पुलिस विभाग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मेरे नीचे कई टीमें काम करती है और इस इलाके में होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी सबसे पहले मेरे पास ही आती है। और इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, विशाल। मैं अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर उसकी फाइल खुली हुई थी और मैं लगातार अपने खबरियों से जानकारी जुटा रहा था। कुछ देर बाद मेरे एक भरोसेमंद मुखबिर का फ़ोन आया। "सर, अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से विशाल किसी से झगड़ा-वगड़ा नहीं कर रहा था। वो बस जंगल में टेंट लगाकर बैठा था, चिकन पका रहा था, सामान्य टूरिस्ट की तरह। मैं चुपचाप सुनता रहा। दूसरे खबरियों से भी लगभग यही बात पता चली। विशाल शांत स्वभाव का था, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था। जंगलों में घूमना, अकेले रहना, यही उसका शौक था। लेकिन एक बात बार-बार सामने आ रही थी, जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर मरे मिले थे। सिर्फ मरे नहीं, बुरी तरह फटे हुए। मैंने अपनी कुर्सी पर पीछे सिर टिकाया और धीरे से कहा, "कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मामला अब सिर्फ एक मिसिंग टूरिस्ट का नहीं रह गया था। अगर ये खबर बाहर फैल गई कि एक विदेशी जंगल में टूरिस्ट गायब हो गया
और पुलिस व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे, तो पूरे देश में हंगामा मच सकता था। मैंने टेबल पर हाथ मारा और अपनी टीम की तरफ देखते हुए कहा, सुनो सब लोग, अब से इस केस पर हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखी जाएगी। ये मामला सामान्य नहीं है। मेरी आवाज सख्त हो गई। अगर ये केस हाथ से निकल गया तो सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं, पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बदनाम होगा। देश की इमेज खराब होगी। सबने तुरंत यस सर कहा। मैंने अपनी फाइल बंद की और धीरे से आगे बोला, और एक बात, मुझे शक है कि जंगल के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर मैंने अपने 3 सबसे भरोसेमंद अफसरों को बुलाया। तीनों कमरे में आए और सीधे खड़े हो गए। मैंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, तुम तीनों अभी से अंडरकवर रहोगे। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई पुलिस पहचान नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ एक होगा, जंगल पर नजर रखना। उनमें से एक ने पूछा, सर, किस चीज पर? मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हर चीज पर। जंगल में कौन आता है, कौन जाता है, रात में क्या होता है, और सबसे जरूरी, अगर कुछ असामान्य दिखे तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। तीनों ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया। मैंने विशाल की फाइल उठाई और उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन जाने क्यों उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज की तलाश में था, और शायद उसे वो चीज मिल भी चुकी थी। मेंटू अब जंगल से वापस अपने फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ निकल चुका था। गाड़ी कच्चे रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी गुफा में अटका हुआ था। वो विशाल दरवाजा, वो अजीब निशान, और चारों तरफ फैली हुई मौत की गंध, सब कुछ अब भी मेरे दिमाग में जिंदा था। मैंने खिड़की थोड़ा खोली, ताजी हवा अंदर आई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे अब भी वही सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही थी, जैसे वो गुफा अभी भी मेरे साथ हो। मेरे जूनियर ने धीरे से पूछा, सर, आप ठीक तो हो ना? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, बस सोच रहा हूँ। सच तो ये था, मैं जितना इस मामले को समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ये मेरे हाथों से निकलता जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने अपने जूनियर से कहा, अब पुलिस वालों की नज़र भी इस केस पर होगी। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने आगे कहा, मोहित सिंघानिया जैसे अफसर इतनी आसानी से किसी केस को छोड़ते नहीं। उनके खबरिए भी जंगल पर नज़र रखेंगे और पुलिस भी अब हर हरकत देख रही होगी। मेरी आवाज़ भारी हो गई। मतलब अब सिर्फ हम ही नहीं, कोई और भी इस जंगल में सच ढूंढ रहा है। मेरे जूनियर ने धीरे से कहा, सर, आपको पुलिस पर शक है क्या? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शक नहीं, लेकिन भरोसा भी नहीं। अगर उन्हें गुफा और उस दरवाजे के बारे में पता चल गया तो या तो वो हमें पागल समझेंगे या फिर खुद अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। मैंने गहरी सांस ली, और अगर वो चीज सच में उतनी खतरनाक है जितनी हमने देखी, मैंने बात अधूरी छोड़ दी। गाड़ी के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे हम ऑफिस के करीब पहुंच रहे थे, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल था, विशाल आखिर था कौन? एक सामान्य टूरिस्ट, या कोई ऐसा इंसान जो पहले से जानता था कि जंगल के अंदर क्या छुपा है? हम ऑफिस पहुंचे। मैं तेजी से अंदर गया। टेबल पर पहले से ही एक मोटी फाइल रखी हुई थी। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, विशल मिसिंग केस। मैं कुछ सेकंड तक उस फाइल को देखता रहा। पता नहीं क्यों, उसे छूने से पहले ही मेरे अंदर एक अजीब डर पैदा हो रहा था, जैसे उस फाइल के अंदर सिर्फ जानकारी नहीं, कुछ ऐसा छुपा था जो सब कुछ बदल सकता था। जो सब कुछ बदल सकता था। मैं विशाल, धीरे धीरे मेरी आंखें खुल रही थीं। सबसे पहले मुझे एक चीज महसूस हुई, भयानक बदबू। इतनी गंदी, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खून, सड़ा हुआ मांस और किसी अजीब सड़ी हुई चीज की मिली-जुली बदबू। मेरे फेफड़े जैसे अंदर से जलने लगे। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की और तभी महसूस हुआ मैं किसी पिंजरे जैसी जगह में बंद था। लोहे जैसी मोटी सलाखें, ठंडी, गंदी और खून के निशानों से भरी हुई। मैं घबराकर इधर-उधर देखने लगा, ये कौन-सी जगह है? मेरी आवाज़ खुद काँप रही थी। तभी मेरी नज़र ऊपर गई। आसमान, लेकिन वो सामान्य आसमान नहीं था। पूरा आसमान काला, इतना गहरा काला जैसे किसी ने पूरी दुनिया से रोशनी छीन ली हो। मैंने डरते हुए ऊपर देखते-देखते कहा, "ये आसमान को क्या हुआ?" फिर मैंने नीचे देखा, और जो देखा मेरी चीख निकल गई। चारों तरफ इंसानों की लाशें पड़ी थी। किसी का सिर अलग, किसी का हाथ, किसी की उँगलियाँ, किसी का पेट फटा हुआ और हर तरफ फैला हुआ खून।
इतना खून कि ज़मीन तक लाल दिखाई दे रही थी। मैं चीखने लगा, "ये क्या जगह है?" मेरी सांसें तेज़ हो गई। डर, बदबू और वो मंज़र सब मिलकर मेरे दिमाग को तोड़ रहे थे। मैं चीखते-चीखते झुक गया और वहीं उल्टी कर दी। मेरी आँखों से पानी निकलने लगा, पूरा शरीर काँप रहा था। मैं खुद से बड़बड़ा रहा था, "मैं तो अपने टेंट पर था, फिर यहाँ कैसे आ गया?" तभी मुझे याद आया वो लाल आँखें, जलती हुई, जिनमें से ज्वाला निकल रही थी। वो क्या था? मैं काँपती आवाज़ में बोल रहा था, "जानवर? इंसान? या शैतान?" मैंने उसे देखा था, मेरे सिर में दर्द होने लगा। फिर मैं बेहोश हो गया। मैंने चारों तरफ देखा, मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ। मेरी आवाज़ टूट रही थी और ये कौन-सी दुनिया है? मैं सलाखों को पकड़कर जोर-जोर से हिलाने लगा। मुझे यहाँ किसने कैद किया? लेकिन उस जगह पर मेरी आवाज़ के अलावा कोई जवाब नहीं था। मैं सलाखों को पकड़कर जोर-जोर से चिल्ला रहा था, "भाई, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे यहाँ क्यों कैद किया है?" मेरी आवाज़ उस अंधेरी जगह में गूंज रही थी, लेकिन वापस सिर्फ वही डरावनी खामोशी लौट रही थी। मैं घुटनों के बल गिर गया। चारों तरफ खून, कटी हुई लाशें, सड़े हुए मांस की बदबू। मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, ये शब्दों में बताना मुश्किल था। मैं रोते हुए भीख मांग रहा था, "कौन हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, प्लीज़।" मेरा पूरा शरीर काँप रहा था, तभी अचानक सामने गहरे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले सिर्फ एक परछाई, लेकिन वो धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और जैसे-जैसे वो पास आ रही थी, उसका आकार और बड़ा होता जा रहा था। मेरी सांस अटक गई। फिर अंधेरे के बीच वही लाल आँखें चमकीं, जलती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आँखों के अंदर आग भड़क रही हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पिंजरे में भागने की जगह ही नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि मुझे खुद उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धक, 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 और फिर वो पूरी तरह सामने आ गया। एक विशाल, डरावना भेड़िया। लेकिन सामान्य भेड़िया नहीं, उसका शरीर इंसान से कई गुना बड़ा था, काले, गंदे बालों से ढका हुआ, जिन पर जगह-जगह सूखा हुआ खून चिपका था। उसके पंजे इतने बड़े थे कि एक वार में इंसान का सीना फाड़ दें। नाखूनों पर ताज़ा मांस के टुकड़े अटके हुए थे और उसका चेहरा, हे भगवान! उसके लंबे दांतों के बीच से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी-अभी किसी को जिंदा फाड़ा हो। वो धीरे-धीरे चलता हुआ मेरे पिंजरे के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। जैसे ही वो करीब आया, मेरे चेहरे पर उसकी सांस लगी और उसी पल इतनी भयानक बदबू आई, सड़ी हुई लाशों की, खून की और कच्चे मांस की, कि मेरा दम घुटने लगा। मैं पीछे हटते-हटते पिंजरे की दीवार से टकरा गया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो अपनी जलती हुई लाल आंखों से बस मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा जाने से पहले मेरे डर का मज़ा ले रहा हो। मेरे डर का मज़ा ले रहा हो। तभी वो विशाल भेड़िया अचानक जोर से दहाड़ा, इतनी भयानक आवाज़ कि पूरा शरीर अंदर तक काँप गया। ऐसा लगा जैसे गुफ़ा की दीवारें हिल उठी हों। मेरे कानों में तेज़ दर्द होने लगा। वो लगातार चिल्लाए जा रहा था। एक ऐसी आवाज़ जिसमें गुस्सा, दर्द और किसी अजीब पीड़ा की झलक थी। मैं डर के मारे पिंजरे के कोने में सिमट गया। मुझे लगा, अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। उसका शरीर धीरे-धीरे बदलने लगा। वो विशाल भेड़िया छोटा होने लगा। उसकी हड्डियों के टूटने-मुड़ने की आवाज़ आने लगी। कड़क, कड़क, कड़क। उसके पंजे सिकुड़ने लगे, चेहरा बदलने लगा और मेरी आँखों के सामने वो इंसानी रूप में आने लगा। मैं साँस रोके देख रहा था। कुछ ही सेकंड में मेरे सामने अब कोई भेड़िया नहीं था। एक इंसान खड़ा था, पूरा नग्न, लेकिन सामान्य इंसान से बहुत बड़ा, लगभग 8 या 9 फुट लंबा। उसका शरीर ताकतवर था, लेकिन इस वक्त बेहद कमज़ोर लग रहा था। जैसे उस रूप में आने के लिए उसने अपनी सारी ताकत लगा दी हो। वो भारी-भारी साँस ले रहा था और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ये सब मेरे सामने सच में हो रहा था? तभी उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी लाल आँखें अब भी वैसी ही थीं, बस उनमें पहले जैसी हिंसा नहीं थी। फिर उसकी भारी आवाज़ गूंजी, "मेरा नाम धवल है।" उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि ऐसा लगा जैसे वो सीधे मेरे सीने के अंदर उतर रही हो। मैं बस उसे देखता रह गया, दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। तभी वो फिर बोला, "विशाल, तुम यहाँ 4 दिन से हो।" मेरी आंखें फैल गईं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बस कुछ घंटे हुए हों। धवल ने मेरी हालत देखी, फिर धीरे से कहा, "तुमने कुछ खाया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ।" मैं अब भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो मुड़ा,
फिर रुका और बोला, इंसानों वाला खाना ढूँढ कर लाता हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करो। और फिर वो धीरे-धीरे अंधेरे में चला गया। मैं सलाखों के पीछे बैठा रह गया। मेरे दिमाग में एक साथ हज़ारों सवाल घूम रहे थे। वो कौन था? भेड़िया? इंसान? या कुछ और? अगर वो मुझे मारना चाहता, तो अब तक मार चुका होता। फिर उसने मुझे जिंदा क्यों रखा? और सबसे बड़ी बात, उसने मेरा नाम कैसे लिया, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैं उसे आवाज़ देना चाहता था, उससे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वो जा चुका था और मैं अब भी उस अंधेरी, खून से भरी दुनिया में एक पिंजरे के अंदर कैद बैठा था। एक पिंजरे के अंदर कैद बैठा था। करीब 3 घंटे बाद मुझे फिर से कदमों की भारी आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे के उस हिस्से से वो वापस आ रहा था। वही विशाल शरीर, वही डरावनी लाल आंखें, लेकिन इस बार वो इंसानी रूप में था। उसने अपना नाम धवल बताया था। उसके हाथ में कुछ था। जैसे ही वो पास आया, मुझे खाने की हल्की खुशबू महसूस हुई। उसने धीरे से मेरे पिंजरे के सामने बैठकर खाना रखा। पका हुआ मांस, चावल और कुछ रोटियां। फिर मेरी तरफ देखकर भारी आवाज में बोला, तुम लोग यही खाते हो ना? मैं बस उसे देखता रह गया। उस पल मुझे एहसास हुआ, मुझे कितनी भयानक भूख लगी थी। 4 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर कमजोर हो चुका था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और खाना उठाकर खाने लगा। उस जगह की बदबू अब भी वैसी ही थी, खून, सड़ी हुई लाशें और मौत की गंध। हर सांस लेना मुश्किल था, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि मैं वो सब भूलकर बस खाए जा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। कभी खाना नीचे गिर जाता, कभी गले में अटक जाता। मैं बैठा बैठा खा रहा था और धवल बस मुझे देख रहा था, एकटक। उसकी लाल आंखें मेरी हर हरकत पर टिकी हुई थीं। उस नज़र में क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा था। भूख की वजह से मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। ठीक से बैठना भी मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक रहे थे। मेरी हालत देखकर भी धवल कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप बैठा रहा उस विशाल डरावनी जगह में जहां चारों तरफ मौत फैली हुई थी। वहां उस वक्त सिर्फ 2 आवाजें थीं, मेरे खाने की और धवल की भारी सांसों की। और धवल की भारी सांसों की। कुछ देर तक वो बस मुझे देखता रहा। फिर अचानक उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, तुम दूसरी दुनिया में हो। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी लाल आंखें अब भी सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। वो आगे बोला, ये हमारी दुनिया है, भेड़ियों की दुनिया। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। धवल ने बिना रुके कहा, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक गई। मैं घबराकर बोला, मुझे यहां से जाने दो, मुझे घर जाना है। लेकिन उसने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो शांत आवाज में बोला, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम इतना ही जानो कि तुम्हें ढूंढा जा रहा है। मैं उसे ध्यान से सुन रहा था। फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस वाले, सब तुम्हें तलाश रहे हैं। उनके लिए तुम बस लापता हो चुके हो। उसने धीरे से अपना विशाल हाथ सलाखों पर रखा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम अब हमारी दुनिया में आ चुके हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कांपती आवाज में बोला, तुम मुझे यहां क्यों लाए? कुछ सेकंड तक वो चुप रहा। फिर बोला, इससे ज्यादा अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी हो गई। लेकिन एक बात बता सकता हूं। उसने धीरे धीरे मेरी आंखों में देखा। तुम्हारी दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मेरा गला सूख गया। धवल आगे बोला, बहुत जल्द इंसान खत्म होने वाले हैं। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा चमकने लगा। और मुझे मारा नहीं जा सकता। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने अचानक पूछा, तुम्हारा नाम विशाल है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। वो कुछ पल मुझे देखता रहा। फिर उसकी भारी आवाज फिर गूंजी, विशाल, मैं बहुत समय से जिंदा हूं। उसकी आवाज में अजीब सी थकान थी। बहुत समय से अकेला। गुफा की ठंडी हवा अचानक और भारी लगने लगी। धवल धीरे धीरे आगे बोला, लेकिन अब मैं अपने लोगों को जगाने वाला हूं। मेरे चेहरे से खून उतर गया। और जब वो जागेंगे, उसकी आंखों में लाल आग फिर चमकने लगी, तो वो तुम्हारी दुनिया पर राज करेंगे। मैं सांस रोके उसे देख रहा था। वो जैसे अपने अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल रहा था। बहुत समय से मैं सब देख रहा हूं। उसने धीरे से कहा, इंसान बहुत गलत है। उसकी आवाज अब ठंडी हो चुकी थी। जंगल काटना, जानवरों को मारना, धरती को बर्बाद करना। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, तुम लोग ये सब ठीक नहीं कर रहे।
उस पल पहली बार मुझे ऐसा लगा, धवल सिर्फ एक खूंखार राक्षस नहीं था, उसके अंदर सालों का दर्द, गुस्सा और इंसानों के लिए नफरत भरी हुई थी। मैंने धीरे से कहा, सारे इंसान ऐसे नहीं होते। मेरी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन सच थी। तभी धवल की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो भारी आवाज़ में बोला, सारे इंसान ऐसे ही होते हैं। उसकी आवाज़ गुफा में गूंज गई। मतलबी, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने वाले। वो धीरे धीरे चलने लगा, उसके भारी कदमों की आवाज़ पत्थरों से टकरा रही थी। मैं सब देखता हुआ आया हूँ। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन बहुत पहले इंसान और भेड़िए साथ रहते थे। मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। धीरे धीरे इंसानों ने हमारा शिकार शुरू किया, पहले डर के लिए, फिर ताकत के लिए, फिर मज़े के लिए। उसकी मुट्ठियां कस गई और फिर हम विलुप्त होने लगे। मैंने पहली बार उसकी आवाज में दर्द महसूस किया। वो मेरी तरफ मुड़ा। इंसान जैसी जहरीली चीज मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी लाल आंखें अब और चमक रही थीं। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जंगल काट सकते हो, जानवर मार सकते हो, एक दूसरे को धोखा दे सकते हो। वो धीरे धीरे मेरे पिंजरे के बिल्कुल पास आ गया। अपने मतलब के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, मैंने धीरे से कहा। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। उसने तुरंत मेरी बात काट दी। मुझे मत समझाओ विशाल। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरा दिल कांप गया। मैं जितना देख चुका हूं उतना तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ पल वो चुप रहा, फिर बोला, 500 साल से जिंदा हूं मैं। मेरी सांस अटक गई। वो आगे बोला, और तुम मुझे समझा रहे हो कि इंसान अच्छे होते हैं? मैं कुछ नहीं बोल पाया। तभी उसने गुफा में पड़ी लाशों की तरफ इशारा किया। ये जितनी भी लाशें देख रहे हो, उसकी आवाज ठंडी हो गई। इनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं था। ये सब जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे, जानवरों का शिकार कर रहे थे। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं किया। मैं जानवरों से प्यार करता हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं यहां क्यों हूं? धवल कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम यहां हो और अभी तक जिंदा हो। उसने सलाखों को छुआ। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं चुप हो गया। वो बोला, तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए तुम जिंदा हो। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी शांत लगी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। उसने गुफा के बाहर की तरफ देखा, लेकिन एक बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैंने धीरे से पूछा, क्या? वो बोला, मेरी गुफा के बाहर जो इतने सारे जानवर मरे पड़े हैं। उसने सिर हिलाया। उन्हें मैंने नहीं मारा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या? धवल ने गहरी सांस ली। मैं इंसानों को मारता हूं, मैं मानता हूं। उसकी आंखें ठंडी हो गई। लेकिन जानवरों को नहीं मारता। गुफा में कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर वो धीमी आवाज में बोला, जो ये सब कर रहा है। उसने बाहर की अंधेरी तरफ देखा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी सांसें तेज हो गई। उसे ना इंसानों से मतलब है, ना जानवरों से, ना जंगल से। उसकी आवाज अब डरावनी हो चुकी थी, और वो भी मेरी तरह। उसने धीरे से कहा, बहुत लंबी जिंदगी जी चुका है। मैंने महसूस किया, पहली बार धवल भी किसी चीज से परेशान था। वो आगे बोला, वो इंसानों को भी मार रहा है, जानवरों को भी। उसकी आंखों में गुस्सा चमका, और उनकी लाशें मेरी गुफा के पास फेंक रहा है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वो?" धवल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में टिक गईं। "तुम्हें नहीं पता विशाल।" उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। "इस दुनिया में और कितनी चीजें अभी भी जिंदा हैं।" मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। धवल ने आखिरी बार कहा, "मैं तो सिर्फ जंगल की रक्षा कर रहा हूं।" फिर उसकी आवाज बेहद धीमी हो गई। "लेकिन तुम्हारी दुनिया, वो कुछ सेकंड रुका, वो खत्म होने वाली है।" और इस बार उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। डर था। धवल कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं अपने लोगों को जगा दूं। उसकी भारी आवाज गुफा की दीवारों से टकराई। तो फिर कोई भी जंगल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं चुपचाप उसे सुन रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पिंजरे के चारों तरफ घूमने लगा। मैं तुम्हें इसलिए जिंदा रख रहा हूं क्योंकि तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो। उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, और शायद तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैंने धीरे से पूछा, कौन लोग, किसे जगाने की बात कर रहे हो तुम? धवल कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, इससे ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। लेकिन बहुत जल्द जंग होने वाली है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
एक ऐसी जंग जिसके लिए इंसान तैयार नहीं है। गुफा के बाहर कहीं दूर से अजीब सी आवाज गूंजी। धवल ने सिर उठाकर अंधेरे की तरफ देखा, फिर धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में बोला, लेकिन मुझे डर नहीं है। उसकी आंखों में लाल चमक और तेज हो गई। मुझे सिर्फ मेरे लोग चाहिए। मैंने पहली बार महसूस किया, वो सिर्फ अकेला राक्षस नहीं था, उसके पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अभी सो रहा था। धवल ने दोनों हाथ फैलाकर गुफा की तरफ देखा। ये हमारी दुनिया है। उसकी आवाज अब गर्व से भरी हुई थी। यहां कोई नहीं आ सकता हमारी मर्जी के बिना। गुफा की हवा अचानक और धीरे धीरे करके वो हल्का सा मुस्कुराया। हमारे लोग फिर से जिंदा होंगे। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या सच में और भी ऐसे भेड़िए मौजूद थे? धवल फिर बोला, मेरी दुनिया तो पहले से सुरक्षित है। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। लेकिन तुम्हारी दुनिया। उसकी आवाज में अब नफरत साफ सुनाई दे रही थी। वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मैंने कांपते हुए कहा, तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो? तभी उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में पुराना दर्द और गुस्सा एक साथ चमक उठा। क्योंकि इंसान, उसने दांत भींचे, बहुत कमीने होते हैं। गुफा के अंदर उसकी भारी आवाज गूंजने लगी। मतलबी, झूठे और अपने फायदे के लिए किसी को भी खत्म कर देने वाले। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। पत्थर टूटकर नीचे गिर पड़े। तुम लोग जंगल काटते हो, जानवर मारते हो, धरती को बर्बाद करते हो। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। और फिर खुद को सभ्य कहते हो। क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ नफरत नहीं थी, सदियों का दर्द था। धवल धीरे धीरे शांत हुआ। फिर उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। अब आराम करो विशाल। उसकी आवाज धीमी हो गई। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से दिखेगा। और इतना कहकर वो फिर अंधेरे की तरफ मुड़ गया। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा, गुफा के बाहर अंधेरे में सिर्फ धवल नहीं था। एपिसोड 1 यही खत्म होता है। लेकिन असली खौफ अब शुरू होगा, क्योंकि आने वाला एपिसोड 2 पहले से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डरावना और दिमाग हिला देने वाला होने वाला है। जंगल का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। वो श्रापित भेड़िया अभी पूरी सच्चाई बताने वाला है, और यकीन मानो एपिसोड 2 में जो होने वाला है, उसके बाद नींद आना मुश्किल हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको एपिसोड 1 कैसा लगा। और अगर चाहते हो जल्दी आए एपिसोड 2 तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बैड गेमर 69 हॉरर, क्योंकि यहाँ डर खत्म नहीं होता, धीरे धीरे और गहरा होता जाता है।